विद्यार्थियों, अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सरकार के 3 अंगों के बारे में जानेंगे। भारत की सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 ये 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग मिलकर के हमारे देश की सरकार का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आता है विधायिका। विधायिका को लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं। इसका काम होता है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण अर्थात कानून का निर्माण करना। और ये किन के माध्यम से करती है, किन एजेंसियों के माध्यम से करती है? तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आती है संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है। चूँकि लोकसभा में सदस्य संख्या अधिक होने के कारण वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, किंतु अधिकतम इसकी सदस्य संख्या 550 तक हो सकती है। इसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन लिए जाते हैं। यहाँ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है। कितना माना गया है? 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले भी यदि कोई लोकसभा सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो दे सकता है और अपने पद को छोड़ सकता है। इसमें 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा भंग कर दी जाती है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा गया है। किंतु लोकसभा के बारे में हम एक बात आपको बता दें। लोकसभा जो कि विधायिका के अंतर्गत आता है, ये सर्वोच्च शक्तिशाली सदन माना गया है। निम्न सदन जरूर है लेकिन शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए सीधे प्रतिनिधि इसमें पहुंचते हैं। चूंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होती है, इसलिए इसमें लोकसभा में जनता के चुने हुए सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिनको पूरे अधिकार होते हैं। ये लोकसभा राज्यसभा से भी शक्तिशाली होती है। इसमें सदस्य संख्या भी अधिक है, बहुमत भी ज़्यादा है, इसलिए इसको भी शक्तिशाली सदन कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है राज्यसभा। तो हमने बताया था विधायिका, इसका काम है विधि का निर्माण करना, कानून बनाना। दूसरा इसका आता है राज्यसभा। इसको स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कि ये कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होता है। इसके सदस्य हर 6 वर्ष बाद 2/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2/3 सदस्य 6 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनका चुनाव होता है। फिर अगले जो उससे पहले 2 वर्ष पहले के होंगे, उनका 2 वर्ष जब 6 वर्ष हो जाएंगे तो वो सेवानिवृत्त हो जाते। इस प्रकार इसका एक क्रम चलता रहता है, किंतु ये कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता। इसलिए इसको उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहा गया है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में जो 245 अभी सदस्य संख्या है, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या मनोनीत किए जाते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, संस्कृति, पर्यावरण या कोई विज्ञान या किसी अन्य क्षेत्र से जिसको राष्ट्रपति अपनी नज़र में समझता है कि इस क्षेत्र को या इस व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य से सम्मानित किया जाना उचित होगा, तो उसको वो मनोनीत कर लेता है। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत इसमें किए जाते राज्यसभा में। ये स्थायी सदन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो संसद अस्थायी सदन, राज्यसभा स्थायी सदन। संसद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। संसद की सदस्य संख्या 545 से 550,
जबकि राज्यसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या 245 से 250 तक निश्चित की गई है। ये उच्च सदन निम्न सदन है, संसद को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, किंतु दोनों में शक्तिशाली लोकसभा ही होती है। तीसरे नंबर पर आता है राष्ट्रपति। ये भी विधायिका के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति या सेनाध्यक्ष होता है। अब प्रश्न यहाँ उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी है, राष्ट्रपति विधायिका में है। राष्ट्रपति कहाँ विधि का निर्माण करता है? जब तक राष्ट्रपति के किसी भी विधि पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक उस विधि को विधि नहीं माना जा सकता, तब तक वो कानून का रूप नहीं ले पाता है। इसलिए राष्ट्रपति विधायिका में भी आता है, हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होते हैं। कभी कभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। संसद में यदि कोई बिल पारित नहीं हो पाता है तो वो अध्यादेश भी जारी कर देता है, ऑर्डिनेंस इसको कहते हैं। इसलिए इसको विधायिका के अंतर्गत भी रखा जाता है। अब बात करते हैं सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कार्य का पालन करना, एग्जीक्यूटिव। इनका काम क्या होता है? ये बनाते हैं कानून, विधि, और ये इनका पालन करवाना सुनिश्चित करते हैं। जो भी संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करवाते हैं कार्यपालिका। हाँ, एक बात हम आपको और बता दें, विधायिका जो केंद्र की अगर देखा जाए तो केंद्र में संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जबकि राज्य में यदि इसी को देखा जाए तो राज्य में विधानमंडल या विधान परिषद, विधानसभा या फिर विधान परिषद, राज्यपाल इसका सर्वेसर्वा होता है। इसी प्रकार यहाँ एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, संसद में जो बहुमत दल होता है, बहुमत प्राप्त जो दल होता है, उसका एक नेता चुना जाता है, वही प्रधानमंत्री भी बनता है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? विधायिका द्वारा बनाई हुई विधियों का पालन करवाना, जनता के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा उन विधियों को लागू करवाना या पालन करवाना विधायिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य होता है। अब कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में भारत की संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति आते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। जैसे IAS, IPS, IFS इत्यादि जो भी UPSC की एग्ज़ाम को निकाल करके आते हैं, उससे चुनकर आते हैं, वो सब स्थायी कार्यपालिका, क्योंकि इनका एक रिटायरमेंट की, सेवानिवृत्ति की एक निश्चित अवधि होती है, इसलिए इनको स्थायी कार्यपालिका माना गया है। संघ लोक सेवा आयोग के से चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो होते हैं स्थायी कार्यपालिका। इनका काम विधायिका द्वारा बनाई हुई विधियों का पालन करना। दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। इसमें संसद सदस्य, MLA, मंत्री, देखिए मंत्री और संसद सदस्य और MLA दोनों में है। संसद में MLA सांसद होते हैं और MLA भी लोकसभा विधानसभा में होते हैं। यहाँ मंत्री होते हैं, वो मंत्री इधर भी होते हैं। मंत्री विधायक संसद में नहीं, विधायिका में भी है और मंत्री कार्यपालिका में भी। ये अस्थायी होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कब इनको अपना पद छोड़ना पड़े, कब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इनको पद से पदच्युत कर सकता है। तो इस प्रकार से इन्हें अस्थायी माना गया है, लेकिन ये दोनों में सम्मिलित होते हैं, विधायिका में भी और कार्यपालिका में। अब यहाँ आता है कार्यपालिका का मुखिया या सर्वेसर्वा, ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक माना गया है, ये होता है कार्यपालिका का सर्वेसर्वा, क्योंकि इसकी मर्जी के बगैर कार्यपालिका का कोई काम नहीं होता। जब ये हस्ताक्षर करता है तभी कोई भी विधि का रूप लेती है। कोई भी बिल जो भी संसद में पारित होता है वो कानून का रूप कब लेता है? जब वो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राज्यसभा के पास या लोकसभा के पास, जहाँ से उसके पास आता है वो वहाँ पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किंतु राष्ट्रपति
इन सब में शक्तिशाली विधायिका ही होती है। यदि विधायिका चाहे राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है, विधायिका चाहे तो विधायिका दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज सकती है, तीसरी बार भी भेज सकती है, तो राष्ट्रपति को फिर मजबूर होकर के, बाध्य होकर के उस बिल पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं, क्योंकि शक्तिशाली संसद है, लोकसभा है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या होती है और इसमें जनता द्वारा सीधे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसको शक्तिशाली सदन माना गया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की स्थिति हमारे देश में एक इमरजेंसी लाइट की तरह मानी गई। राष्ट्रपति जब तक संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों अच्छे से काम करती हैं, संविधान के अनुसार देश में काम होता है, तब तक राष्ट्रपति चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता है, केवल वो शांत रहता है। जैसे एक हमारा पावर बैकअप होता है ना, बैटरी रखी है, इन्वर्टर रखा है, जब तक बिजली जल रही है तब तक उसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जैसे ही बिजली गई वो अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है, सारी लाइट, सारे पंखे पर उसी से चलने लगते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में यदि लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से कार्य कर रही हैं, संविधान के अनुसार कार्य कर रही हैं, देश में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं है, कोई दंगे नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कानूनों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल वो शांत रहता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि देश में गड़बड़ी है, देश पर बाह्य आक्रमण हो रहा है, देश में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, या लोकसभा या राज्यसभा में गड़बड़ी चल रही है, तो फिर वो जा करके आपात की घोषणा करके सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। ये राष्ट्रपति की स्थिति हमारे देश में एक इमरजेंसी या इन्वर्टर की लाइट की तरह है। जब तक सब कुछ बिजली की सप्लाई जारी है तब तक वो शांत है, जब तक संविधान के अनुसार शासन चल रहा है तब तक वो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कहीं कोई गड़बड़ी होती है वो अपना पावर देना शुरू कर देता है। ये राष्ट्रपति की स्थिति है। अब हम बात करते हैं संसद के तीसरे से। इधर राज्यों में भी देखें, अगर कार्यपालिका राज्यों में होती है, राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, तो राज्य में राज्यपाल। यहाँ मंत्रिमंडल, यहाँ मंत्रिमंडल, यहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, इस प्रकार से ये चलता है। इधर अब आते हैं हम न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में यदि देखा जाए तो एससी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर एचसी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, डीसी जिला न्यायालय। ये तीन प्रकार के न्यायालय हैं। मुख्य रूप से यही तीन माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। एचसी हाई कोर्ट, जो राज्य में, ज़्यादातर राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। कहीं कहीं खंडपीठें भी इनकी हैं, एक मुख्य हाई कोर्ट है, उसके बाद खंडपीठें भी हैं। डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, ये प्रत्येक जिले में स्थापित होता है। ये इस प्रकार से ये न्याय करते हैं। इनमें और इनमें विधायिका और न्यायपालिका, इनका कोई संबंध नहीं होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, अपने किसी भी निर्णय के लिए किसी भी प्रकार से स्वतंत्र होती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो संसद किसी प्रकार का कानून पारित करके न्यायपालिका को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, CJI बोलते हैं जिसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति के समकक्ष माना गया है, क्योंकि इसको पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उसी पर पहुंच जाता है। दोनों के हटाने की प्रक्रिया, पदच्युति की प्रक्रिया भी महाभियोग द्वारा है।
संसद में दोनों के विरुद्ध महाभियोग लगाकर ही हटा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पद इसके समकक्ष पद माना जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही माना गया। हम आगे, आज हमने देखा कि भारत में सरकार के 3 अंग, तीनों अंगों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमने पढ़ी है। विधायिका में संसद, ये केंद्र में हो गया, और राज्य में अगर होता तो विधान मंडल या विधानसभा होती है। इनका काम जहां विधान आता है विधि का निर्माण करना या कानून का निर्माण करना हो जाता है। सेम इन्हीं की कंडीशन है। सदस्य संख्या हर राज्य के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सदस्य संख्या छोटी कम बढ़ हो सकती है, लेकिन कार्यकाल दोनों का 5 वर्ष है। इसमें जो भी सदस्य होते हैं इसके जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद राज्यसभा है, तो राज्यों में भी होती है विधानमंडल। विधानमंडल इसमें MLC चुनकर आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, उसी प्रकार विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती है विधानमंडल के सदस्यों को, न विधान परिषद के सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को सीधे सीधे इनको जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरी कार्यपालिका, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इनका काम एक ही होता है, सीधे सीधे विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करवाना। केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल। न्यायपालिका हमने आपको बता दिया, त्रिस्तरीय मान के चलते हैं। फिर तो पंचायत न्यायालय भी होते हैं। सर्वोच्च, उच्च और जिला, 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। हम